हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके सामने आपके पास लेके आ गया हूँ रे ऑप्टिक्स जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले वीडियोस में हम लोग रिफ्लेक्शन, मिरर, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, मिरर फार्मूला भी डेरिवेशन करके पढ़ा अच्छे से। रूल्स क्या थे इमेज फॉर्मेशन के, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन के साथ एक और फिनोमिना जिसको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, वो है आपका रिफ्रैक्शन। ये सब आप लोग इसके बारे में जानते हो कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये होता क्या है। ठीक है, अब हम इसको पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, देखिए रिफ्लेक्शन क्या था कि जिस मीडियम से लाइट रे आ रही थी वापस अगर उसी मीडियम में लौट जाती है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आने वाली लाइट अपने मीडियम को क्रॉस कर जाए वो प्रोसेस कहलाती है रिफ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इन रिफ्लेक्शन प्रोसेस में लाइट की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन प्रोसेस में फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें लाइट की चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। तो आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। और अगर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होती तो कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस में। यहां पर रिफ्रैक्शन में दो तरीके के मीडियम आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका रेयर और एक आपका डेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो मीडियम हमारे पास होगा, रेयर और डेंसर। रेयर मतलब होता है कि वहां की डेंसिटी कम हो और डेंसर मतलब वहां की डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, अब हम ये सपोज करते हैं कि लाइट रे या तो रेयर से डेंसर में आ रही होगी या तो डेंसर से रेयर में आ रही होगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला केस बनाते हैं रेयर से डेंसर वाला। ठीक है, ये लाइट रे हमारी आ रही है, ये हो गया आई। ठीक है, ये लाइट रे आ रही है इसलिए इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल लाइट रे आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लाइट रे आ रही है, इसको भी हम बिल्कुल सेम टू सेम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे बनता है ये आई, ये होता है इंसिडेंट एंगल। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो इसको बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए था, ये भी सीधा जाना चाहिए था। लेकिन अभी मैंने बता दिया ना कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो लाइट की फ्रिक्वेंसी वाली प्रॉपर्टी को छोड़ करके सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर रे टू डेंसर आएगा तो लाइट रे अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अगर डेंसर टू रेयर जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, तो ये इस केस में आर ये हो गया और इस केस में आर ये। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर आ रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता कि ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके भी रूल्स हैं। पहला रूल तो वही सेम रहता है कि इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है भैया आपका, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, इसको नाम लिख देते हैं रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे कट करती, चाहे ये फिगर ले लीजिए चाहे ये वाला फिगर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल जो था भैया जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते थे। ठीक है, हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्योंकि यहां पर वो रूल नहीं लग सकता जो रिफ्लेक्शन में लगा था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहां पर ये स्नेल्स लॉ रखा जाता है। ये दो रूल होते हैं कि रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना होता है वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग नेसेसरी कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद अब हम ये जरा सीख ले कि आखिर ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि ऐसा क्या, इसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है,
देखो सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने ये सिंबल बनाया है म्यू। तो ये जो सिंबल म्यू है इसी को बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसका दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका जो फार्मूला होता है भैया, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो कोई यूनिट इसकी नहीं होती है। अब जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, आप सपोज करो मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले लेंगे उसके सामने वाला एंगल पहले लिया जाएगा। बस यही रूल होता है, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पहले लोगे उसके सामने वाला एंगल हम पहले लेते हैं। जैसे हम अगर इसको लिखना चाहें म्यू1 अपॉन म्यू2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। अगर आप इसको लिखना चाहते हो म्यू2 अपॉन म्यू1, तो ये हमने पहले ले लिया, तो ये वाला एंगल पहले लिखा जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये होता है बेसिक रूल स्नेल्स लॉ को लिखने के लिए। ये आपको ध्यान देना है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पहले लोगे उसी मीडियम का आपको उसके सामने वाले मीडियम का एंगल को आपको पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहां से एक और चीज हम रिलेशन निकाल सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा आपके सामने लिखा है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, सी अपॉन एफ इंटू लेमडा, क्योंकि हमको पता है वी इज इक्वल टू होता है एफ इंटू लेमडा। ये रिलेशन हमको पता है। एफ क्या होता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये क्या, ये है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, और ये तो वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैंने इस v को f इंटू लेमडा में चेंज कर दिया। अब देखो रिफ्रैक्शन प्रोसेस में कौन सी चेंज नहीं होगी, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये तो चेंज होगी नहीं। f फ्रीक्वेंसी ये चेंज होती नहीं है, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लेमडा के। ये भी आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट है। लाइट में भैया क्या पूछ लिया जाए, कहाँ से पूछ लिया जाए, हमको भी नहीं पता, इसलिए सारे रिलेशन अच्छे से पढ़ के चलना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। जैसे जब आप किसी स्विमिंग पूल में नहाने गए होंगे तो देखे होंगे कि किनारे पे जब खड़े होते हैं तो उसकी गहराई हमको पता नहीं चलती। जैसे घर में बाल्टी पानी की पूरी फिल होती है, तो ऊपर से देखो लगेगा कि बाल्टी तो हाथ ही भर की है, लेकिन एक्चुअल में उसकी डेप्थ कुछ अलग होती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है वो हमको देखना है। देखो सबसे पहले मैंने बना दिया ये मीडिया, एक लेवल बना दिया ऊपर नीचे। ये है वाटर, ये है वाटर, ये है हमारा एयर। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो जरा, हमको सपोज दैट यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखिए, इसको देखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इतनी डेप्थ पे है, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके रियल की डेप्थ है। हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे खड़े होकर के तो ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे पास तक आती है, आंखों से लाइट नहीं जाती। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आंखों से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे जाती, नहीं, उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक आती है। तो यहाँ से लाइट रे चलेगी और यहाँ पे ये मीडियम पे आई। अब देखो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर नॉर्मल, ये बना दिया मैंने नॉर्मल, ये एंगल हो गया आई। अब इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, लेकिन ये किधर हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है डेंसर, ये है आपका रेयर। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये हमारी आई है,
देख रहे हैं, तो हमको लाइट रे बेंड होती थोड़ी ना दिखाई देती, तो हमको क्या दिखाई देगी, हमको तो सीधे दिखाई देती, हमको दिखाई देगी कि ये ऑब्जेक्ट कहीं इस ए डैश पोजीशन पर रखी हुई है। रखी कहाँ पे, ए पे, हमको कहाँ फील हो रहा है, ए डैश पे। तो इसे हमको एक रिलेशन निकालना है। कैसे निकालना है, देखो जरा, इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है, ये आई हो गया, ठीक है, और ये लाइट रे गई तो ये एंगल हो गया स्मॉल आर। अब देखिए ये अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दें हम, तो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी एंगल हो गया आई, ठीक है, और ये आर तो ये भी एंगल हो गया आपका स्मॉल, ठीक है। अब यहां पर हमको जो रूल पता है, देखो जरा, इसका अगर हम म्यू वन मान लेते हैं, इसका म्यू टू मान लेते हैं, तो हमको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वन ही होता है, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव हमको पहले लेना था, म्यू वन अपॉन म्यू टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब देखो, जब हमने इसको पहले लिया है तो एंगल ये वाला पहले लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। देखिए रूल हमारे वही रहेंगे, ठीक है। तो म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल आर अपॉन आई। हमको इन दोनों की वैल्यू निकालना है बस। अब देखो जरा यहां से, ट्रायंगल ओ ए डैश बी, ठीक है, ओ ये वाला पॉइंट, ओ डैश बी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो यहां से साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा आपका ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए डैश बी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और ट्रायंगल ओ ए बी, देखो ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, तो हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ओ बी अपॉन ई पी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, ये दोनों वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू, साइन आर की वैल्यू रखो जरा, ए बी अपॉन ए डैश बी, और साइन आई की वैल्यू रखो ये वाली, तो हो जाएगा इंटू ए बी अपॉन ओ बी, ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी, ठीक है। अब देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते होंगे तब हम उसके दूर थोड़ा ना खड़े होंगे, जैसे हमको बाल्टी देखना है, मतलब ये बाल्टी है तो उसके हम पड़ोस में तो खड़े होंगे, तो अगर हम पड़ोस में खड़े हैं तो ये पॉइंट ओ जो है इस पॉइंट बी के बहुत क्लोज होगा, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हम लोग ए बी दिख रहे थे ये बहुत क्लोज होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो ये सीधे सीधे बी ओ पे लाई कर जाएगा, तो यहां लिख देंगे इफ पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा, और जो ओ डैश, सॉरी, जो आपका ए डैश बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ओ ए डैश के बराबर हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर देना है, म्यू वन अपॉन म्यू टू इज इक्वल टू, ए बी कितना है, ओ ए, और ए डैश बी कितना है, ओ ए डैश, ठीक है। तो ये क्या है, ओ ए, ये इसके रियल डेप्थ है, ये हो गया रियल डेप्थ, और नीचे क्या था, ओ ए डैश, ये एपेरेंट डेप्थ, ये हो गया एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यहां पर हमको फॉर्मूला बन गया कि म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब अगर एयर का वन लेके चलते हो तो यहाँ पे म्यू टू गायब हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको कभी तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ताकि ये फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है।
कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज रियल एंड अपरेंट डेप्थ, ये आपको 12th क्लास में आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो बिल्कुल यही वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है को यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं कि सन रिफ्रैक्शन इफेक्ट, रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। रिफ्रैक्शन का सनराइज और सनसेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक्चुअल में सनराइज ही नहीं होता है, हमको दिखने लगता है, और सनसेट हो चुका होता है फिर भी हमको नहीं पता चलता। देखो, इसका एक हम फिगर से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये उसका है एटमॉस्फेयर। ये हॉरिजन लाइन होती है कि हमको अगर जो दिखाई देगी वो तो सीधे दिखाई देगी या एबव हॉरिजन दिखाई देगी, हम इस लेवल के नीचे नहीं देख सकते। ठीक है, अब देखो सन एक्चुअल में यहाँ पर है। जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ बढ़ेंगे, जो मीडियम होता है हमारा, यहाँ पे है रेयर, और यहाँ पे मीडियम कैसा है, ये डेंसर मीडियम है। तो हमको पता है कि जैसे जैसे लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो जब देखिए ऐसे जब ये जाएगी तो ये इधर बेंड हो गई, देखो जाना चाहिए था ऐसे ही हो गई बेंड इधर। तो धीरे धीरे इसका लाइट रे का पाथ क्या होता है, धीरे धीरे बेंड बेंड होते होते यहाँ पे आ जाता है, बेंड हो गई लाइट रे। ठीक, अब हमको जो दिखाई देगा, हमको बेंडिंग नहीं दिखाई देता है, हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा लाइट, ये सन जो है यहाँ पर। अभी एक्चुअल में सन आया ही नहीं है ऊपर, अभी एक्चुअल में सन ऊपर आया ही नहीं है। हमको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर, अभी यहाँ पर है, हमको कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, बस रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से, और यही काम यहाँ पे होता है। एक्चुअल में सन सेट हो चुका होता है लेकिन हमको नहीं दिखाई देता, कि एक्चुअल में भी हमको दिखाई देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। बस बस एक फिल्म में ये लगता है कि जब लाइट रे सन की आती है तो रेयर से डेंसर मीडिया की तरफ आती है, जिससे लाइट रे का पाथ जो होता है वो कर्व उड़ जाता है, और हमको कर्व पाथ तो दिखता नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रे नेचर पढ़ रहे हैं लाइट का। तो इसमें लाइट हमेशा सीधी चलती है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये ऊपर दिखाई देता है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। छोटा सा था। अब उसके बाद भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, वो है आपका TIR। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, या व्हाट इज द मेन कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर दो उसकी मेन कंडीशन होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कि लाइट रे मस्ट ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम। ये कंडीशन है कि लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि जो इसका इंसिडेंट एंगल है, जो इसका इंसिडेंट एंगल है, वो आपके मस्ट बी ग्रेटर देन द, इसको हटा दें, मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या, भी मैं बताऊंगा। ये दो कंडीशन है कि इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, और जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, मैं 3 फिगर के माध्यम से आपको पूरा TIR एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा बन गया मीडियम।
ये है डेंसर, ये है आपका रेयर। ठीक है, अब यहां पर लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई, ये एंगल हो गया आई। ठीक है, अब जिसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये रेयर मीडियम है तो ये इधर क्यों चला जाएगा, इस तरीके से ये हो गया आर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम अगर इंसिडेंट एंगल को इसको इधर की ओर बढ़ाते हैं तो ये वाली लाइन ऊपर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा इसको बढ़ाते जाओगे तो ये वाली लाइन पूरी इस बाउंड्री पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम इसका फिगर इस तरीके से बना सकते हैं कि हम इसको बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिए कि ये लाइट रे कहाँ गए, इससे अपने बाउंड्री पर ही रिफ्लेक्ट हो गई। ये हो गया हमारा R। ठीक है, उस पर्टिकुलर एंगल को, जिस एंगल पर ये अपने बाउंड्री पर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सी है वो है आपका क्रिटिकल एंगल, जो सी है आपका क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लिखना चाहो तो, जैसे मान लेते इसका रिफ्लेक्टेंस म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, तो ये क्या लिखेंगे, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। जिसको जैसा भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, इस केस में साइन आर कितना है, 90 है, और इंसिडेंट एंगल कितना है, सी है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो ये रिलेशन भी आपका कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल के टर्म में आपका स्नेल्स लॉ हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से और इसको हम थोड़ा सा और नीचे लाएंगे, ये क्या होगी, लाइट इसी मीडियम में आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि अब अगर यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन सी है, तो लाइट रे अब अपने उसी मीडियम में लौट जाएगी। ये क्या फिनोमिना हो गया रिफ्लेक्शन फिनोमिना। ठीक है, तो ये तीन फिगर्स के माध्यम से हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। तो पहली कंडीशन क्या थी कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये वाली कंडीशन आपकी वो भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये जो दो कंडीशन मैंने लिखी है ये नेसेसरी कंडीशन ऑफ टीआईआर होती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। सबसे पहला यूज है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। अब सबसे पहले मैं आपको हीरे का फिगर दिखाई देता हूं भैया, कि आखिर ये कैसे क्या चमकता है। ये देखिए, ये आपके सामने फिगर आ गया हीरे का, ये देखिए कितना चमक आ रही है। ठीक है, अब देखो जरा इसमें होता क्या है, जब डायमंड खदान से निकाला जाता है तो नॉर्मल पत्थर होता है, उसको जो डायमंड कटर होते हैं इस तरीके से काटते हैं कि उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.4 डिग्री होता है, रखा जाता है। अब फेसेस को इतने अच्छे तरीके से काटा जाता है कि लाइट जब इस पे इंसिडेंट हो इस पे, तो उसका जो इंसिडेंट एंगल हो इस एंगल से हमेशा ज्यादा हो। उससे क्या होगा, लाइट एक बार इसके अंदर घुस तो जाएगी, फिर वो क्या होगी, इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, अंदर टकरा टकरा के वो इसकी चमक बढ़ाती रहती है। ठीक है, तब तभी जाके इसमें चमक जो है वो बढ़ती रहती है। तो बिलियंस में बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस बताना है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का वो 24.4 डिग्री होता है, और इस पे जो लाइट इंसिडेंट होती है उसका जो इंसिडेंट एंगल होता है वो ग्रेटर देन दिस एंगल होता है, इसलिए ज्यादा चमकता है। ठीक है, दूसरा सबसे भैया इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन दे देते हैं, वो है आपका मिराज। अब ये सबसे पहले होता क्या है इसको बताने से पहले हम आपको यहाँ फिगर से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा आखिर कि ये है क्या। देखो,
गर्मी के दिनों में आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि हम दूर जब देखते हैं तो हमको लगता है सड़क पे पानी भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लोग चल रहे हैं और ये जो चीज है यहाँ पे देखिए पानी जैसा लग रहा है। ये फिनोमिना सिर्फ सिर्फ गर्मी में देखने को मिलेगा और यहाँ एक्चुअली पानी नहीं है, ये हमको बस फील हो रहा है। यही घटना क्या कहलाती है? मिराज कहलाती है। कि बस हमको दूर से देखने को पता चलता है कि हाईवे पे हम लोग जाते हैं तो दूर से देखने को मिलता है, अरे यार यहाँ तो पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वो चीज सूखती चली जाती है। तो इसी को मिराज बोलते हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ये हमारी आंखों का धोखा होता है। अब आखिर ऐसा होता कैसे है ये आपको समझाना है। देखो ध्यान समझिएगा। सपोज कहते हैं ये अर्थ है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, और गर्मी का दिन है, हॉट, बहुत गर्मी है। अब गर्मी में होता क्या है, अर्थ पे सनलाइट पड़ेगी। ये भैया हमारे सूरज महाराज हैं, ठीक है, ये इस समय बिल्कुल हाई पावर पे हैं, यहाँ से सनलाइट अपनी भेज रहे हैं। क्या होगा, अर्थ क्या करती है, ये अर्थ है हमारी, ये सन की लाइट को ऑब्जॉर्व करती है। सनलाइट को ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करने के बाद इसके पास कैपेसिटी तो है नहीं, हीट को एमिट करने लगती है। एमिट करेगी तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल है एयर के, ये हीट को ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ऐसे सब मॉलिक्यूल करेंगे तो ऊपर जो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होती है ये बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे जो मीडियम होगा वो डेंसर हो जाएगा। अब जब यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ आ गए हैं तो यहाँ मीडियम कैसा हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये पेड़ है, हमको देखना है तो लाइट यहाँ से चलेगी। अब देखो जरा, मैं एक लेयर ये बनाए दे रहा हूँ, 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 ठीक है, समझाने के लिए। आप सपोज करते हैं इस पेड़ को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ध्यान से देखिएगा, ये हुआ इंसिडेंस एंगल। अब इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, इसको थोड़ा सा जूम कर देते आपको दिखाई दे, ठीक है, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये डेंसर है और धीरे धीरे मीडियम रेयर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे एंगल बनाते हैं, फिर ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। ये देखिए धीरे धीरे लाइट रे बेंड हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए चार फिगर मैंने बनाए, चारों फिगर में इसका इंसिडेंट एंगल कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे इंसिडेंट एंगल बढ़ते बढ़ते जब उस कंडीशन को ऑक्युपाई कर लेगा, जब इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा, उस लेयर, जैसे मान लेते हैं इस लेयर को क्रॉस करते समय उसका जो इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जा रहा है। तो अब ये लाइट इसको क्रॉस नहीं करेगी, क्या करेगी, वापस ये उसी मीडियम में लौट जाएगी और हमको यहाँ पे हम खड़े हमको दिखाई देगा, हमको यहाँ पे दिखाई देगा कैसे, और हमको तिरछा तो ना दिखाई देगा, हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर सीधी लाइट चलेगी और ये कहीं इमेज हमको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है। अब इमेज कहाँ दिखाई देगी, जहां पर पानी भरा होता है, तो हमको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर पानी जैसा है, कि हाँ ये पानी भरा हो, उस इमेज की इमेज है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। बस ये उस लेयर के पास तक आती है जहां पे उसका इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाता है, और वहीं पे उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, जिससे हमको इसकी इमेज दिखने लगती है। ठीक है, देखिए हर एक केस में देखिए इंसिडेंट एंगल यहाँ बढ़ रहा है, उससे ज्यादा यहाँ पर है, उससे ज्यादा यहाँ पर, कंटिन्यू ये बढ़ रहा है। जैसे वो कंडीशन मिलेगी तुरंत वहां पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस होती है और तुरंत हमको इमेज देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था आपका मिराज वाला, जो पेपर में बहुत ज्यादा बार आ जाता है। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर केबल। जी हाँ, ये इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली केबल होती है। इसी की हेल्प से डाटा जो होता है हम पूरी दुनिया का एक अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। ये केबल पूरी दुनिया में बिछी हुई है, जब केबल टूट जाती है तभी नेट चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम जरा फिगर के हेल्प से आपको दिखाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की बनावट कैसे होती है और क्या होता है। ये देखिए
ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है भैया, वो सिंपल केबल ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक केबल्स का ये बंच है, ये बंच है, ये बंच है और एक ये बंच है। बहुत सारी मोटी मोटी केबल होती हैं, जिसमें से इसके अंदर ये छोटे छोटे बारीक, इसको फाइबर बोलते हैं, इसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। एक फाइबर जो होता है हमारे एक बाल के समान पतला होता है, और इसके अंदर जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो TIR के थ्रू होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टर्म में। इससे होता क्या है, इससे हमारे डाटा की स्पीड बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, और बहुत कम समय में स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइट की स्पीड से डाटा हमारा ट्रेवल करता है, और एक इस फाइबर की हेल्प से बहुत सारा काम किया जा सकता है, बहुत सारा काम किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत होती है। तो इसलिए ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे डाटा ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग भैया इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसका भी डेरिवेशन है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भैया मैं डेरिवेशन इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि उसमें 4 डेरिवेशन है, और आप यकीन मानिए कि एक ही डेरिवेशन को पढ़ करके 4 अपने आप कर दोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये 3 काम कर दीजिए जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो चैनल को जो सपोर्ट करना है वो भी जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।